ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए हम सब अपने अपने स्तर से उपाय तलाशते हैं। कई बार हम सफल हो जाते हैं तो कई बार हमें आने वाले समय के लिए कुछ सीखने का मौका मिलता है। कोरोना आज के दौर की एक बड़ी चुनौती है। इसका हल खोजने के लिए दुनिया भर के देश लगे हुए हैं। नई नई दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है और वैक्सीन पर लगातार काम भी चल रहा है। हर बीतते दिन के साथ इस वायरस से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है, जिससे कि इलाज की रणनीति बनाने में डॉक्टर्स को थोड़ी बहुत आसानी हो रही है। कोशिशें जारी हैं और बहुत जल्द सफलता की उम्मीद भी है। तब तक आप सब सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और स्वस्थ रहें। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर अनुपम, अगर कोरोना से ठीक हुए मरीजों की बात करें तो भारत में इसकी संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। ऐसे शोध के नतीजे देखने को मिल रहे हैं और जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों का अनुभव है वो ये बता रहा है कि उन्हें थकान की समस्या रह रही है और कई मरीजों में तो बहुत सारी और तरह की दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आनंद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कोरोना वायरस है तो एक तरीके का वायरस है ये, और जैसे वायरल डिजीजेज में बीमारियों में हो जाता है कि थकान, बदन दर्द, कमजोरी, ये बीमारी जब तक बुखार रहता है तब तक तो रहता ही है। उसके बाद कई बार 1 से 3 हफ्ता लग जाता है। कोरोना में ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जिन मरीजों में खास तौर से बीमारी जो कोविड निमोनिया है, जिसमें सांस की दिक्कत जिन मरीजों में ज्यादा थी, उन रोगियों में ये कहीं ज्यादा देखा जा रहा है जी। तो इसका मेरा मानना है, इसका हल यही है। जो श्रोता हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना पौष्टिक आहार रखें और आराम जरूर करें। वापस काम पे जाने की जल्दी नहीं करें। सरकार ने भी कहा है कि जो 17 दिन का क्वारंटीन है तो वो 17 आइसोलेशन जो है, एक बार अगर आपको हो जाए तो 17 दिन उसे घर में आराम करें, विश्राम करना जरूरी। जी डॉक्टर अनुपम, इस तरह की भी बात की जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को सही ठहराया है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनमें मौत का खतरा इन दवाइयों के कारण बढ़ गया है। आनंद जी, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब ये कोरोना वायरस एक नई प्रजाति है, एक नया वायरस है जो हमारे बीच में आया है और हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था जब शुरुआत हुई तो कई दवाएं जो हैं इसके लिए इस्तेमाल की गई। और हर दवा को जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डर था इससे, कोरोना से, कि कई दवाएं इस्तेमाल की गई और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल किए गए। हालांकि एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं होते हैं वायरल डिजीज के लिए। एंटीबायोटिक्स यूजुअली जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी इस चुनौती से लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी विपदा थी, जैसा कि आपने कहा, चुनौती बहुत बड़ी थी और पैंडेमिक है, एक महामारी है जो कि हर जगह हर देश में थी, तो इसलिए कई दवाइयां इस्तेमाल हुई। उनसे थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको जो भी है बिना डॉक्टरी जो राय है उसके बिना इनका सेवन ना करें। वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जी डॉक्टर अनुपम, कहा यह भी जा रहा है और बहुत सारे शोध के नतीजे भी ये देखने को बता रहे हैं कि अगर किसी माँ को कोरोना हो गया, वो कोरोना संक्रमित हो गई और उसका बच्चा जो है वो अभी भी माँ के दूध पर आश्रित है, तो वो जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और ऐसी बातें भी हैं कि उस बच्चे को संक्रमण नहीं होगा। कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है और जितने भी अभी तक तथ्य हमारे सामने हैं, जितने परीक्षण हुए हैं उनमें और जो देखा भी गया है, तो ये देखा गया है कि अगर माँ को
कोरोना वायरस से संक्रमण है जी। तो बच्चे को नहीं फैलता है अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है। जी। तो दूध से नहीं फैलता है, दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन माँ को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि माँ की जो सांस है वो बच्चे के ऊपर ना जाए, या माँ जो खांसे तो बच्चे के ऊपर ना जाए। तो मास्क जरूर पहने, और मुंह जो है बच्चे का और माँ का एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दूध से नहीं जाएगा। वो अभी तक कोई भी हमारे पास जो है, अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उससे जाता है, लेकिन हाँ ये है कि सांस से जा सकता है, क्योंकि वही एक संक्रमण का सबसे जो 100% रास्ता है। तो बच्चे को भी जो है ढक करके रखें, और माँ जो है अपना भी मास्क ढक करके रखें। डॉक्टर अनुपम, जो आपने बात की, बहुत सारे हमारी श्रोताएं ऐसी होंगी जो जिनका छोटा बच्चा होगा और जो ये कार्यक्रम इस समय सुन रही होंगी। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि माँ जो सांस ले रही है वो बच्चे तक न पहुंचे। हम सबको पता है कि माँ और बच्चे का एक ऐसा रिश्ता होता है, बहुत आत्मीय रिश्ता होता है, और स्तनपान कराते समय सुरक्षित दूरी का भी पालन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्या वो टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी जो चीज है कि बच्चा अगर स्तनपान करता है तो बच्चे को आमतौर पे ढक ही दिया जाता है, चाहे अपने साड़ी के पल्लू से, चाहे चुन्नी से। तो एक तो वो बच्चे के लिए संरक्षण है। दूसरा, अगर माँ खुद मास्क पहनती है तो सबसे ज्यादा जो हम लोग त्रिकोणीय जो हम कहते हैं विपदा से बचने के लिए 3 हमें काम करने होते हैं। एक है दूरी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं हम बरकरार रख सकते, जो है माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा है। दूसरी चीज है अपने हाथ धोना। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपने हाथ धोएं बच्चे को जब भी उठाएं उससे पहले। और तीसरी चीज है मास्क लगाना, जिससे कि सांस जो है, जो संक्रमण का रास्ता है उससे। तो इसीलिए माँ का मास्क पहनना बहुत जरूरी है और बच्चे को ढकना बहुत जरूरी है। तो उससे जो है सांस का नहीं जाएगी। वो अभी तक देखा गया है, अगर माँ ध्यान रखें इस चीज का तो बच्चों पे संक्रमण नहीं होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हाथ धोने की आप बात कह रहे हैं कि कोरोना से बचने का एक बहुत ही सरल और कारगर उपाय है कि हम लगातार हाथ धोएं। सैनिटाइजर भी एक विकल्प है। जहां पर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, वहां सैनिटाइजर के सहारे भी हाथों को साफ किया जा रहा है। ऐसे में अब एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि बहुत सारे लोग खाना खाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, वो कितना सही है? देखिए आनंद जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। ऐसा है कि अगर हमारे पास सुविधा है पानी की, साबुन की, तो साबुन से, पानी से धोने से, उससे अच्छा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मान लीजिए आप दफ्तर में हैं, रास्ते में हैं, उस समय अगर आपको धोने की पानी साफ नहीं मिलता है, साबुन नहीं मिल रहा है, आप साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं, तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो कि तब सैनिटाइजर प्रयोग करके आप जो है कीटाणु मार सकते हैं, वो उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को एक तरीके से देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो साबुन से, पानी से हाथ धोना ज्यादा अच्छा है। खासतौर से जो आपने बात कही कि अगर खाना खाने से पहले, तो उसमें सैनिटाइजर के कई प्रभाव रहते हैं। सैनिटाइजर असर करता है इवेपोरेशन से, लेकिन उसके रेसिड्यूज जो हैं वो रह जाते हैं हाथ पे। तो जब आप खाते हैं तो कई बार आजकल बड़ी तरह के वैरायटी वाले सैनिटाइजर आ रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कुछ फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, महक होती है, कुछ जल्दी उड़ जाते हैं, कुछ देर में उड़ते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कितना उसमें है। तो उन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार आपको स्वाद भी आ जाता है अगर आप खा रहे होते हैं उससे, तो वो हानिकारक होता है, उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर पानी और साबुन है तो उससे बेहतर चीज नहीं है। अगर अभाव है पानी और साबुन का तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, आप जो है सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखें उसमें कि वो आपके मुंह में ना जाए। जी बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम जी जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राम राम आनंद जी, राम राम जी। नमस्ते, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को भी राम राम। नमस्ते जी, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, जो ये गोली बताते हो आप है हाइड्रोक्लोरोक्विन, यह सेहत के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? यदि कोई पहले लेता है तो कोई मान लो कोई दिक्कत नहीं हो तो नुकसान कर सकती है या फायदा करती है? एक ये डॉक्टर साहब, जो हमारे भारत में संख्या बढ़ रही है बहुत तेज गति है, सर्दी, इसका इलाज क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि सेहत पर इसका कितना असर और कैसा असर पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेके जो है बहुत ज्यादा चर्चा है। देखिए, दवा है, जैसा कि आपने कहा, तो दवा तो फायदेमंद ही होती है।
लेकिन दवा के साथ दो चीजें हैं। पहली चीज, दवा जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए, अगर डॉक्टर ने आपको कहा है तभी लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, जिस बीमारी के लिए जरूरत है उसी बीमारी के लिए लेनी चाहिए जी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऐसी दवा नहीं है जो कि समुदाय में या जनसाधारण को साथ में बांट दी जाए जी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो पप्पू जी ये ध्यान रखिए कि अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं लेने के लिए तभी लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है खुद ब खुद, क्योंकि तब ये हानिकारक हो सकती है। जैसा कि आनंद जी ने कहा कि हमने देखा है कि ये दवाइयां लेने से WHO भी कह रहा है कई लोगों को नुकसान हो जाता है इससे, खासतौर से जो दिल के मरीज हैं या जो लंबे अरसे तक लेते हैं या हाई डोज में लेते हैं उनको दिक्कत होने का संभावना ज्यादा है। डॉक्टर अनुपम, दूसरा सवाल पप्पू जी का ये था कि भारत में कोरोना संक्रमित मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको मैं कहूंगा कि ये जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कहिए कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी। मेरा मानना है अगर आप पूरे विश्व भर में देखेंगे तो भारत में बहुत ही अच्छे काम, बहुत ही अच्छे कारगर स्टेप लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं और उससे जो है इस तरह से बढ़ रहे हैं वो बहुत ही धीमे है। अगर हम माने बाकी देशों में जिस तरीके से हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो संख्या है हमारे यहाँ बहुत रफ्तार बहुत कम है। नहीं तो अभी 6 महीने हो गए हैं हम लोगों को कोरोना काल में और इसमें अभी भी हमारी जो है अगर आप सारे जो आंकड़े देखेंगे तो उसमें हमारी 1/4 जो है समुदाय जो है वो भी नहीं अभी इन्फेक्ट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही कम है। जो सारे सर्वे हुए हैं उसमें भी विश्लेषण यही बताता है कि बहुत कम है। लेकिन हाँ, नंबर बढ़ रहे हैं, संख्या तो बढ़ेगी, बीमारी है, वायरस एक से दूसरे में जाएगा ही और इसके कई कारण हैं तो ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर पे ना जाए। जितने हमारे यहाँ हताहत लोग हैं और जो मोर्टेलिटी है, जितने लोगों का देहावसान भी हुआ है वो भी बहुत कम है बाकी देशों के मुताबिक। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्कार। और मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं घर पर मास्क बनाना चाहता हूँ परिवार के लिए तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश है? मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जानना चाह रहे हैं कि? जी देखिए, मास्क जो है एक बैरियर है, एक जो है व्यवधान है जिससे कि आपकी सांस बाहर ना जाए, दूसरे को ना इन्फेक्ट करे, संक्रमण फैलाए और दूसरे की सांस से या कोई अगर हवा में कोई कीटाणु है तो उनसे आपको संक्रमण ना हो। तो मास्क कोई भी हो सकता है, वो आप अपना एक रुमाल है, साफा है, जो है ये सब चीजें आप बांध सकते हैं मुंह पे जिससे कि आपकी सांस डायरेक्टली जो है किसी और के ऊपर ना जाए और दूसरे की आपके ऊपर ना आए। डॉक्टर, ये आप धो करके बदल सकते हैं। हाँ बताइए। जी डॉक्टर अनुपम, ये जो पूछना चाह रहे थे वो सही से इनकी आवाज नहीं आई। ये समझना ये चाह रहे हैं कि ये मास्क बनाना चाहते हैं, मास्क बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखा जाए और क्या उसके लिए कोई सरकारी दिशा निर्देश है? देखिए, मास्क बनाने के बड़े सारे वो हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो तो आप कैसा भी मास्क बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल जो ट्रिपल लेयर्ड या N95 मास्क हैं तो उनकी तो विधि जो है वो बिल्कुल लिखी हुई है और वो जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर जो FDA के जो वो हैं उनकी जो ये सारे जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं, दिशा निर्देश उनके हिसाब से ही बने जाएंगे। बाकी अपने इस्तेमाल के लिए तो कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। देश की राजधानी दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं। वजीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते सभी को। मैं ये जानकारी ले रहा था सर कि मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, बातें करते रहते हैं 10-12 बैठ के ऐसे ही खड़े होके कि कहते हैं कि कुछ लोग उसी में से कहते हैं कि कोरोना तो खत्म हो गया और दूसरे कहते हैं कि अरे मरना है तो कोरोना से ही मरना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और मेरा दूसरा सवाल है कि जिस तरह से शुरू में जो कोरोना जो आया था जिसमें कुछ देशों में की ज्यादा मौतें हुई, तो क्या इस तरह से दोबारा फिर आ सकता है क्या सर? धन्यवाद। लोगों की मानसिकता कोरोना को लेकर अलग अलग है, उस पर आपसे जानना चाह रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। जो मानसिकता है वो आसानी से नहीं बदली जा सकती, उसके बदलने के लिए एक तो जागरूकता बहुत जरूरी है जी। तो ये जागरूकता पहले दिन से भारतवर्ष में भी बहुत ज्यादा तेज से फैलाई जा रही है। आपका ये जो प्रोग्राम है उसमें भी इसका भी उद्देश्य यही है कि जागरूकता फैले और लोगों के जो बीच में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो
गलतफहमियां हैं वो दूर की जाए। बिल्कुल। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो ये श्रोता ने पूछा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ, जो लोग ऐसे 10-12 लोग एक साथ बैठे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, उनसे सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही बात है और हमें इन लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो एक बार कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला बुरा मानता है तो आप अपना दरकिनार हो जाइए और अपना आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको नहीं संक्रमण फैलाना है। जो ऐसी गलतफहमी में है और गलत बातें कर रहा है, तो अगर वो भुगतेगा तो उसमें आप ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गलत बात है ही, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये हमें बचाव तो करना ही पड़ेगा इन लोगों से। जो भी श्रोता आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं और पूरे कार्यक्रम की टीम की ओर से हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की मानसिकता को बहुत जल्द छोड़ने की जरूरत है। हमारा देश बहुत बड़ा है, सरकार जितनी कोशिशें कर रही हैं, आपकी एक भूल, आपकी एक चूक बहुत बड़े संक्रमण को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमारे मास्क लगाने से क्या होगा, ऐसा भी मत सोचिए कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। संक्रमण से पहले खुद को बचाइए, क्योंकि अगर आप संक्रमित होने से बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके पड़ोसी बचेंगे और पूरा समाज संक्रमण होने से बच सकता है। इसलिए इस मानसिकता से जितनी जल्द उबर सकते हैं, उबरने की आवश्यकता है। बालाघाट से आर.के. वासल जी जुड़ चुके हैं। वासल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, आनंद जी और डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग एक तो मास्क नहीं लगा रहे हैं और मास्क लगाते हैं तो उसको उतार लेते हैं। तो मेरा जो अनुरोध है कि क्या कॉटन का सिंगल लेयर मास्क लगाया जा सकता है? डॉक्टर अनुपम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, इसी कार्यक्रम में एक श्रोता ने हमें मास्क के बारे में बताते हुए कहा था कि माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट है मास्क। तो बहुत सारे जो लोग नहीं मास्क लगा रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जी, आप बताएं इनके सवाल का जवाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी आप, और ये श्रोता भी बिल्कुल सही इनका सवाल है। देखिए, मास्क जो है आज की तारीख में, इवन अगर प्रधानमंत्री की भी बात कहिए तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो हम लोग अब है कोरोना दौर के बाद, हम एक नया जो है भारत देखेंगे और हमें नया समाज देखेंगे जिसमें हमें मास्क लगा करके देखने की लोगों को आदत पड़ जाएगी। जी, तो ये बिल्कुल सही है और ये एक हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। हम चाहे मास्क लगाएं, चाहे रुमाल लगाएं, चाहे साफा बांधें मुंह के ऊपर, ये एक बहुत जरूरी है संक्रमण से बचने के लिए। जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा, ये बहुत जरूरी है। अगर एक आदमी भी हम बचा पाते हैं, वो एक आदमी पूरे गांव या पूरे शहर के लिए अगर वो संक्रमण है तो वो वहां ले जा सकता है। तो जैसा कि पिछले श्रोता ने भी कहा, अगर हम मास्क नहीं पहनते हैं, अगर हम मास्क लगाने की जितनी सलाह है उसको दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, तो वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारे घर वालों के लिए भी और समाज के लिए भी, दोनों के लिए बहुत दिक्कत है। और ये जो है जितना लंबा ये है ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे शहरों से गांव में जाएगा, जब तक शहरों में कम हो जाएगा तो गांव से फिर घूम करके वापस शहर में आ जाएगा। तो अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे अभी प्लेन्स में है, समतल जगह पे है, फिर पहाड़ों पे चला जाएगा, फिर जब तक हम लोग ठीक होंगे तो दोबारा से इसका कोई वेरिएशन आ जाएगा। तो ये हम लोगों को सबको बहुत ध्यान देना है कि मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि ये एक एकमात्र उपाय है जिससे आप, जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल आपकी ढाल है, इससे आप हमेशा बच सकते हैं कोरोना से, अगर आप ढंग से पहने रहिए। बहुत जल्दी जल्दी, जैसा श्रोता कह रहे हैं, बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी जल्दी उतारिए नहीं। ये नहीं कि अभी लड्डू आया तो लड्डू खाने के लिए आपने उतार दिया, फिर आपने खाना आया, पानी पिया, शरबत पिया, तो 4 बार उतारा, 4 बार नहीं किया। खाना संयम से खाएं, उतारें सिर्फ जब जरूरी हो और उसके बाद खाने के बाद पहन ले ढंग से। इनका एक और सवाल था कि क्या कॉटन के सिंगल लेयर मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जन समुदाय के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको एक ढाल चाहिए। ये कॉटन का सिंगल लेयर मास्क भी आपके लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप दूरी रखते हैं 1 से 2 मीटर की, तो उसके साथ कोई भी आपका जो कपड़ा है सिंगल लेयर वाला, वो भी इफेक्टिव है। जी बिल्कुल। जो ये ट्रिपल लेयर मास्क हम लोग पहनते हैं, N95 पहनते हैं, वो अस्पताल में जहां हम लोगों के पास संक्रमित मरीज ज्यादा होते हैं वहां के लिए है। जन समुदाय के लिए कोई भी कपड़ा चलेगा जो कि ढाल की तरह आपका सेवा करेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से देश राज जी हैं। देश राज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, हमें जानकारी चाहते हैं, भीड़ भाड़ में जब जाया जाता है
जी। तो कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए? और भी एक सवाल है जी। जो योगा करते हैं उसके पहले या बाद में कितनी देर में खाना खाना चाहिए? भीड़ भाड़ की जगह पर अगर जा रहे हैं तो कैसे सुरक्षित दूरी का पालन करें? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है कि अगर आपको पता है कि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो नहीं जाइए। जी। और दूसरी चीज है, अगर मजबूरन जाना ही पड़े, क्योंकि हमारे पास विकल्प जरूर होते हैं। अगर मार्केट हमें बाजार जाना है लेने के लिए, अगर हमें पता है कि आज छुट्टी वाला दिन है, तो आप ऐसे टाइम जाइए जब भीड़ नहीं होगी, या अगले दिन चले जाइए जिस दिन छुट्टी नहीं है। जी। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा। भीड़ भाड़ में जाना बहुत ही खतरनाक रहता है, लेकिन हाँ, अगर कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है, मान लीजिए दवा लेने ही जाना पड़ रहा है आपको, उस समय है तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है। तो उसके भी हालांकि काफी तरीके हैं कि आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ में जाना ही पड़ता है तो कोशिश करें लोगों से दूर रहें, और लेकिन अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा करके जाएं और सैनिटाइजर साथ लेकर के जाएं। जो भी सतह छुएं वहां पे भीड़ भाड़ के इलाके में या बाजार में, तो उसके बाद अपना हाथ जरूर साफ करें। वापस जब घर पे आए तो जो है तब अपने हाथ और अपने पैर और मुंह अपना अच्छे से साबुन से जरूर धोएं, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रीवा से राम जी गर्ग जी जुड़ चुके हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी राम राम, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। नमस्ते जी। जी नमस्ते। मैं राम जी गर्ग खैर महिया जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर जी, बच्चे लोग चाट समोसा और चाय पीने की आदत है उनकी, और खाना चाहते हैं बाजार से, तो कोई इसमें भी कोरोना का वायरस हो सकता है? ये बढ़िया सवाल है डॉक्टर अनुपम, चूंकि हर घर की यही स्थिति है। बच्चे काफी लंबे समय से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको चटपटा खाने की आदत है। यही राम जी पूछना चाह रहे हैं कि चाट पकौड़े बच्चे खाना चाहते हैं, क्या उससे भी संक्रमण फैल सकता है? देखिए, राम जी की बात बिल्कुल सही है और आप भी जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बच्चों की जो इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए जरूर, और घर का तो यही होता है, घर के बड़ों का, सदस्यों का यही काम होता है कि बच्चों की इच्छा पूरी जाए। लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि अगर आप आज से 15 साल 20 साल पहले जाएंगे तो ये सब चीजें हम लोग घर पे बनाते थे, और कोरोना हमें आज की तारीख में बहुत सारी चीजें सिखा भी रहा है जिसपे हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए और अमल करना चाहिए। जी। तो घर पे चीज बनती थी, गोलगप्पे भी बनते थे, सोट भी बनती थी, चाट पकौड़ी भी बनती थी, वो घर में भी बनाएं, और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 दशक में हमने कोई भी आपदा नहीं देखी ऐसी जो कि महामारी के तरह हमारे हर देश में हो और हर जगह दिक्कत हो। जी। तो पहले सन 65 की लड़ाई हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, तो हम लोगों का तब हमें पता था क्या है, हमारे माँ बाप भी हमें बताते कितनी दिक्कत है। तो ये एक तरह की हमें प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं है कोरोना आया और चला जाएगा, कोरोना तो रहेगा अभी। और ऐसी कई चीजें जो है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने जो वातावरण है उसमें प्रदूषण और इतना ज्यादा चीजें की हैं, तो ऐसी बीमारियां आएंगी। तो हमें उसके लिए भगवान ना करे कि ऐसी बीमारियां बहुत जल्दी आए या इस स्केल पे आए, इतने ज्यादा उस पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को एक नसीहत और सिखाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि बच्चों को आप बाहर का खिला नहीं सकते। जैसा मैंने अभी कहा, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी सामान मंगा सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। जो चीजें आ रही हैं उनको साफ कर लीजिए, बाहर का गत्ता जो चीज है वो फेंक दीजिए, प्लास्टिक फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, फिर बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन फिर भी बाहर बच्चों को ले जाना मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। अगर हम वो अवॉइड कर सकते हैं, हमसे अगर नहीं जाना जरूरी अत्यंत आवश्यक है तो नहीं जाना चाहिए आज की तारीख में। जो लोग बाहर जा रहे हैं और घूम रहे हैं उसको मैं बिल्कुल गलत कहता हूं, क्योंकि अभी संक्रमण ऐसा नहीं है, अभी बहुत संक्रमण बचा हुआ है, बहुत ही कम रफ्तार पे बढ़ रहा है। जिस तरह से बढ़ रहा है बाकी देशों में बढ़ा था उससे बहुत कम है। बाकी देशों में बीमारी बिल्कुल अपने बेकाबू हो गई थी, और लोग मतलब हम लोग अस्पतालों में भी जो है, डॉक्टर्स जो है, नर्सेज है, ये अस्पतालों में भी मरीजों को देख नहीं पा रहे थे। भारतवर्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, और भगवान की भी बहुत माया है, और हम लोगों के भी जो है अच्छे कर्म रहे होंगे, और जितना सरकार ने कदम उठाया वो बहुत जरूरी है कि इससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और अभी सब चीजें काबू में हैं, तो बाहर जाकर के मैं कहूंगा बच्चों को समझाने की बात है, और बच्चों के साथ बैठ करके घर में खेलिए तो उससे बच्चे खुश हो जाएंगे, और घर में बनवा लीजिए सामान। जी बिल्कुल। बेंगलुरु से श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई साहब 26 जुलाई को भारत में 14,70,000 केस थे। जी। आज ये सुनने में आया है कि 14,60,000
27,000 तो ठीक हुए और 42,000 जो है वो मृत हो गए हैं। टोटल मिला के 1470 हुआ। तो क्या हम ये समझे कि 26 जुलाई तक की क्लियरेंस हो गई है, सिर्फ 12 दिन का बाकी है, वो भी ठीक हो जाएगा। और भाई साहब एक बात ही है, आपने हमारी मास्क वाली माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। श्रीकांत जी ने ही पिछले कार्यक्रम में मास्क को परिभाषित करते हुए कहा था माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट। ये कुछ आंकड़ों की बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुपम की 26 जुलाई के जो आंकड़े थे उनका ये गुणागणित कुछ ऐसे बिठा रहे हैं कि उस समय जितने मरीज थे वो अब ठीक हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे इन आंकड़ों के गणित के बारे में? श्रीकांत जी का जो है उसके लिए मैं भी धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट के लिए कहा है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है आंकड़ों पे मैं कहूंगा आंकड़ों पे मत जाइए। हमारे लिए एक एक जिंदगी जो है बहुत बेशकीमती है, चाहे किसी की भी हो। जो आंकड़े आप कह रहे हैं वो एक तरीके से मैं कहता हूँ आप उसको मान सकते हैं कि हाँ एक तरीके से ठीक है, क्योंकि कई मरीज जो है 90% लोग तो इसमें बिल्कुल ही ठीक होकर के जा रहे हैं जी। और हमारी जो मृत्यु दर है वो पहले 3 की तरफ थी, 2.4, 5, 6 की तरफ थी, अब वो घट करके 2.1, 2.2 हो गई है जी। तो उस मामले में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और आमतौर पर जैसा 26 जुलाई का कह रहे हैं तो आज 10 दिन हो रहे हैं उसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सरकार ने भी कहा हुआ है 10 से 17 दिन आइसोलेशन रहना चाहिए। तो वो पुराने मरीज आज की तारीख में इतने नहीं हैं, वो 7 दिन 10-17 दिन में तो सब लोगों को घर हम लोग भेज ही देते हैं। जो सिर्फ सीरियस होते हैं वो ही यहाँ पे बीमारी में चल रहे हैं। तो ये विश्लेषण थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से आप मानिए, और अगर आप खुश होते हैं इस विश्लेषण से तो बिल्कुल आप उन आंकड़ों से खुश रहिए, लेकिन आंकड़ों पे मत जाइए क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं और ये पूरे के पूरे जो है भारत के हैं। किसी स्टेट में किसी राज्य में ज्यादा है, किसी में कम है, आज कहीं ज्यादा है कल कहीं कम हो सकते हैं। तो आंकड़ों पे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम लोगों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को शामिल कर लेते हैं। बिहार के सिवान से मुकेश जी हैं। मुकेश जी कार्यक्रम में स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर हम यही जानना चाहते हैं कि कोरोना का ये जो कोरोना वायरस है ये हमको यही जानकारी चाहिए कि सर इसका दवाई कब तक आएगा सर? एक ऐसा सवाल मुकेश जी पूछ रहे हैं जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए कई दवाएं इसके लिए तैयारी हो रही हैं और की भी गई हैं और सरकार ने हमारे यहाँ भी और विश्व भर में कुछ दवाइयां कर भी दी हैं कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसा मैंने कहा 90 से 95% लोग जो है 90 वाले प्रतिशत लोग तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए इस पर चिंता करने की बात नहीं है। और जो मतलब 5 से 10% लोग ज्यादा बीमार हैं उनके लिए हम लोग दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रिसर्च आई है कि जो बता रही है, शोध में पता चला है कि फायदा है और उससे असर आ भी रहा है और वो पूरे भारतवर्ष में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए बेफिक्र रहे और काफी दवाओं का अभी चर्चा चल भी रही है, अध्ययन चल रहा है, तो उससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में उसके काफी फायदा भी होगा। जी, जैसे जैसे नोवेल कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिलती जा रही है वैसे वैसे दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अथक परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि संभावना है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन सामने आएगी। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जाए। आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सब श्रोताओं को ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे कोरोना काल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें और सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है। एक लापरवाही आपको संक्रमित कर सकती है, आपके परिवार को संक्रमित कर सकती है और पूरा समाज संक्रमण की चपेट में आ सकता है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।